Good morning. Good afternoon, everyone. तो आज लेसन 7 मैम पीरियोडिक फोर्ड का पोर्शन क्या है? हाँ, अच्छा कौन पूछ रहा है पहले बताओ, नाम बताओ तो। मैम हाँ, आनंद। यस तो तुम व्हाट्सएप में नहीं देखे हो? पर्यावरण और ये जटायु सौर्यम। तब गुड आफ्टरनून मैम। क्वेश्चन मैम कुछ सर्वर इशू हो गया मैम व्हाट्सएप में, इसलिए नहीं देख पाया। परसों ही भेज दिया है मैंने, ठीक है। उसी से सुनो, टेस्ट है कब से? फिर जो पहले बोल रहे हैं सो सुनो। पोर्शन तुम अपना पढ़ो, टेस्ट होगा तो मैसेज जाएगा ही, ठीक है। ये लेसन 11 और मैम चैप्टर 10-11 है। 10-11 जटायु सौर्यम और पर्यावरणम, और उसका दोनों का हिंदी मीनिंग बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। तो एक जटायु सौर्यम में तुम्हारा श्लोक है ना, लेकिन जटायु सौर्यम में सार क्या है? ठीक है। उस तुम लोगों से अगर कहा जाए कि जटायु सौर्यम को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखो, तो क्या लिखोगे? तो बताओ। इंट्रोडक्शन जो है, सार, भूमिका, जो चैप्टर शुरू होने से पहले रहता है, उसमें तो दिया हुआ रहता है, चाहे श्लोक से रिलेटेड हो, चाहे नाटक से रिलेटेड हो, चाहे गद्यांश से, पद्य गद्य और नाटक तीनों का। तो इसलिए उसको जरूर पढ़ना चाहिए, फिर पूरे चैप्टर का मीनिंग, सार, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो उसी के अंदर से जो भी सारा कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, अंदर और बाहर से दोनों से मैंने करवाया है, मैंने मैसेज में भी डाला है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है ग्रामर, उसको कम से कम सिलेबस वाला एकदम एक एक शब्द को पढ़िएगा। एक्सरसाइज में दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है उसको पढ़िएगा, हिंदी मीनिंग, ठीक है। आया समझ में? हाँ, यस मैम। ठीक है। अब जैसे कि चैप्टर के अंदर ही, मैम दोनों चैप्टर का जो ग्रामर दिया हुआ वो भी पढ़ लेना है। हाँ हाँ, वो भी पढ़ना है। मान लो कि चैप्टर 11 में, चैप्टर में ही, टॉपिक में ही है ग्रामर, क्या है? पर्यावरणम। इस वर्ड से रिलेटेड मैंने 2 क्लास लिया है सिर्फ पर्यावरणम शब्द को समझाने के लिए कि कैसे बना। Am I right or wrong? ये 9H बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए पर अब अभी पूछ रही हूँ मैं, अभी ही पूछ रही हूँ, पर्यावरणम का संधि विच्छेद बोलो तो। पहला क्वेश्चन, परी जोड़ आर जोड़ ल्यूट। संधि विच्छेद। अच्छा संधि। पर्यावरणम का संधि विच्छेद बोलो। मैम पर्या जोड़ देख, मैम परी जोड़ आवरणम। यस मैम परी जोड़ आवरणम। यन संधि। अब प्रकृति प्रत्यय होगा परी जोड़ आ जोड़ ल्यूट। तो चूंकि ल्यूट प्रत्यय आपके सिलेबस में है नहीं पढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सिलेबस से आता है, तो मान लो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, लेकिन इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरणम में उपसर्ग क्या है, ये तो आपको पढ़ना है। ऐसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या है बोलो? पर्यावरणम में उपसर्ग क्या है? पढ़ी। मैम परी। मैम परी। मैम परी। परी। बस परी। परी।
देखो फिर उस समय भी मैंने बताया था, तब ना 2 पीरियड लगा है। इसमें 2 उपसर्ग है, परी और आ। परी मैम और परी आ। और आ। देन मैम परी और आ। देन अगर मान लो रहेगा ए परी, जो तुम लोग बोले, बी परी प्लस आ, सी पर्या, और डी पर प्लस आ। तो तुम जब परी परी खाली बोल रहे तो फट से ए ऑप्शन डाल दोगे। तो बी होगा परी प्लस आ, 2 उपसर्ग है इसमें, परी प्लस आ उपसर्ग, व्री धातु और ल्यूट प्रत्यय। अब चूंकि ल्यूट के बदले अनम आता है तो व्री प्लस अनम, यहां पर भी फिर यन संधि का नियम लागू हुआ, याद करो। परी प्लस आ पर्या, यहाँ यन संधि हुआ, और फिर पर्या, ठीक है, हुआ ना, और परी प्लस आ पर्या, और फिर व्री आया, व्री प्लस ल्यूट। तो व्री प्लस ल्यूट के बीच में वर्णम हुआ, रिकरा हुआ, यन संधि। शुरू में यन संधि में ई का यह हुआ, वही उसी वर्ड में व्री प्लस अनम, तो रिकरा हो गया, तो वर्णम। तो एक ही पद में देखो 2 बार आया है यन संधि। पर्यावरणम में 2 बार यन संधि आया, एक बार शुरू में ई के बदले यह हुआ, और उसके बाद वर्णम में व्री धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय लगा, ठीक है, तो वर्णम हुआ। अब प्रश्न है कि वर्णम कैसे हुआ? तो ल्यूट के बदले अनम जुटता है, तो व्री में व के नीचे री की मात्रा है, री के सामने आ है, तो री का रा हो गया। यन संधि क्या कहता है कि ई उ री और लिरी के बाद भिन्न स्वर बनना है, तो ई की जगह य, उ की जगह व, री की जगह र, और लिरी की जगह ल हो जाता है, ठीक है। ई उ री और लिरी, ई का य, उ का व, री का र, और लिरी का ल हो जाता है, ठीक है। पर्यावरणम, अब आया समझ में? उतना क्लास में याद करवा करवा के पढ़ाए थे, तो तुम्हारा पूछे ना कि मैम क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्या ग्रामर पढ़ना है, अलग से कुछ ग्रामर नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है क्वेश्चन उसी से आएगा। लेकिन आपके चैप्टर में चैप्टर 10 और 11 पढ़ना है, तो ग्रामर है कि नहीं है, मैंने टॉपिक में ही बता दिया, और वो आपके सिलेबस में भी है। तो पर्यावरणम से 2 क्वेश्चन बना, क्या बना? पहला क्वेश्चन पर्यावरणम का संधि विच्छेद, परिजोड़ आवर्णम। दूसरा क्वेश्चन पर्यावरणम अस्मिन् पदे कः उपसर्ग अस्ति। परी और आ। तब आया समझ में? तो 2 क्वेश्चन बना। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक पद से कितना। तीसरा क्वेश्चन, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो चूंकि ल्यूट प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, फाइनल में भी नहीं। लेकिन जो आपके सिलेबस में है उससे तो तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे अक्ता प्रत्यय है आपके सिलेबस में, मैं आपसे पूछती हूँ, यस मैम। है? यस। ठीक है। अब अभी मैं ये कह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि है कि नहीं, आपको जानना है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तो जानती ही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे मान लो कि एग्जाम दे रहे हो, तो वहां तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, एग्जाम में बैठूंगी आपके बदले, नहीं ना। तो इसलिए जैसे प्रत्यावृत्त एक पद है, प्रत्यावृत्त, ठीक है। तो प्रत्यावृत्त में या परावर्तित, ठीक है। तो प्रत्यावृत्त में लौट आया, तो इसमें प्रत्यय फिर आया, प्रति और आ 2 उपसर्ग, वृत्त धातु अक्ता प्रत्यय, वहां व्री जोड़ ल्यूट है, व्री और वृत्त में अंतर है, याद रखना। व्री व के नीचे री, और वृत्त व के नीचे री, तब त में हलंत, ठीक है।
तो प्रत्यावृत्त है, इससे तो 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद कीजिए, प्रति जोड़ आवृत्त है। दूसरा क्वेश्चन उपसर्ग छांटिए तो परि जोड़ा। तीसरा क्वेश्चन प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो एक वर्ड से, एक पद से देखो तुम्हारा 3 क्वेश्चन हो गया ना। परि प्लस आ प्लस वृत्त प्लस अक्त। ए बी परि प्लस वृत्त प्लस अक्त। सी पर्या प्लस वृत्त प्लस अक्त। और डी परि प्लस आ प्लस वृत्त प्लस ल्यप, है ना। तो 3 क्वेश्चन बना। तो एक पद से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कितना भी बन सकता है। लेकिन आपको जो सिलेबस में जो भी गिवन ग्रामर है उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको जानना है। आगे समझ में? हाँ, तो मैंने तो पढ़ाया है पूरा चैप्टर के अंदर से एक एक वर्ड का ग्रामर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से पढ़ना, लेसन 10 और 11 और उसका एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो, और हिंदी मीनिंग, ठीक है। श्लोक का अन्वय क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना। हाँ बोलो। समझो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और ये तुम्हें जब पढ़ाती हूँ तो रोज बताती हूँ। तो पर्यावरणम तो अभी रिवीजन कंप्लीट हुआ है 1 सप्ताह पहले, है ना। फिर लेसन 6 में गए, तो लेसन 6 तो आपका अभी नहीं है, वो भी हो गया रिवीजन। तिबारा क्या 54 हो गया, लेसन 6 हो गया। अब लेसन 7 कर रहे थे, है ना। तो चुकू चलो, अब पीरियोडिक है तो लेसन 11 तो हो ही गया है, तो लेसन 10 करेंगे रिवीजन, है ना। और तुम अपना शब्द रूप धातु रूप कंठस्थ रखना ही, ठीक है क्या। अब चलो, तो पर्यावरणम से मैंने बता दिया, टॉपिक से ही इतना क्वेश्चन। जटायो सौर्यम, लेसन 10 में आते हैं। जटायो सौर्यम का हिंदी मीनिंग बोलो, बोलो। जटायु की वीरता की। जटायु की वीरता, ठीक है। अब जटायु का पद परिचय दो। जटायु में कौन विभक्ति कौन वचन? क्वेश्चन तुम्हारा आया, जटायु अस्मिन पदे का विभक्ति मैम एक। षष्ठी भक्ति एक वचन। एक्सीलेंट। षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक वचन। ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, हुआ ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब जटायो अस्मिन पदे, जटायो अस्मिन पदे, नहीं, जटायो अस्य पदस्य प्रश्न निर्माणम जटायो इति पदस्य। जटायो इस पद से प्रश्न निर्माण कीजिए। जटायो, मैं एक वर्ड अभी सिर्फ दे रही हूँ। जटायो इति पदस्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मैम कस्य। कस्य, यस मैम कस्य। एक्सीलेंट, आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया जटायो सौर्यम। तो सिक्का सेतु करवा रहे थे ना, भ्रांतो बाला के बाद क्या शुरू करवाए थे कल? मैम सिक्का सेतु। तो बस आज पर्यावरणम का रिवीजन हो गया अच्छे से। तो जटायु सौर्यम, तो अब मैं पूछ रही हूँ, देखो ओ, मान लो आया कि आप जटायु सौर्यम का की कहानी लिखिए, मतलब सार लिखिए, ठीक है। तो उसे मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, वीडियो रहेगा, आप सुन भी लीजिएगा, अपने से भी अपने बुक में पढ़िएगा। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। रामायण की रचना किसने की है? आदि कवि वाल्मीकि ने, जिसमें
जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। अर्थात वे रावण को कहते हैं कि पराई स्त्रियों का ना तो तुम दर्शन करो और ना ही स्पर्श करो। पराई स्त्रियों को देखना भी पाप होता है और छूना तो महापाप होता है। ठीक है। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। तो जटायु के इतना समझाने पर भी रावण अपना विचार नहीं बदलता है और सीता को जो हरण करके ले जा रहा था वह ले जाने की कोशिश करता है। तो जटायु के समझाने पर भी जब रावण नहीं समझता है और जटायु को यह महसूस हो जाता है कि रावण उनकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, तब जटायु रावण पर आक्रमण करते हैं। ये भाव हुआ। इस लाइन को फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रावण की अपरिवर्तित मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता है, कन्फर्म, ठीक है, अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखने के बाद वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। अर्थात वे मतलब कौन? जटायु। महाबली जटायु अपने तीखे नाखूनों तथा पंजों से रावण के शरीर में जगह जगह घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार मीन्स अटैक, ठीक है, पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं, अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टूटे धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला कैसा रावण? जिसका धनुष टूट गया, जिसका घोड़ा मारा जा चुका और ठीक है सारथी वाला, टूटे धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला, जिसके सारथी भी मारे जा चुके थे। रावण जिस रथ पर बैठा था, तो जब रथ का सारथी ही मर गया तो रथ को चलाएगा कौन? तो घोड़ा भी बेलगाम हो गया और जमीन पर गिर गया और रथ भी टूट गया गिरने से। ये सेंस हुआ। सारथी जब मारा गया, ठीक है, तो सिर्फ रावण बचा सीता को गोद में लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखिए, टूटे हुए धनुष मारे गए अश्वों अर्थात घोड़े और सारथी वाला रावण वीरथ मीन्स रथहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अभी मैंने बताया कि जब जटायु आक्रमण करते हैं रावण पर तो क्या होता है कि सबसे पहले उनका जो रावण का सारथी था, जो रथ चला रहा था, ठीक है, वह मर जाता है। समझ गए? ठीक है, क्योंकि जब बट नेचुरल है कि रावण पर आक्रमण करेंगे तो पहले क्या है, रावण तो रथ पर है और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है जटायु के पास, ठीक है। यहाँ पर वो भाव छुपा हुआ है, इसमें इंक्लूड नहीं किया है। समझ गए? तो क्या कर रहा है, इसलिए इससे क्या हुआ कि रावण का सारथी भी मारा गया। जब सारथी मारा गया तो रथ अनबैलेंस हो गया, तो रथ जमीन पर गिर गया। क्या कहा जाता है, घोड़ा भी अनबैलेंस हो गया, रथ नहीं अनबैलेंस हुआ। पहले रथ को कौन चला रहा है? घोड़ा। और घोड़ा को कौन चला रहा है? सारथी, ठीक है। तो सारथी के हाथ से जब घोड़े के ऊपर जो कमान है, जो कंट्रोल है, वही खत्म हो गया, ठीक है। तो घोड़ा भी मारा गया, रथ भी छिन्न भिन्न हो गया, जमीन पर गिर गया, सारथी भी मारा गया, सारथी घोड़ा रथ सब कुछ नष्ट हो गया। तो अब रावण जो है रथहीन हो गया और फिर लड़ते लड़ते जटायु और रावण जमीन पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर। और ये सारी लड़ाई कहाँ हो रही है? ऊपर, है ना। ये हुआ मीनिंग। तो फिर से कि टूटे हुए धनुष वाले मारे गए घोड़े और सारथी वाला
टूटे हुए धनुष वाला, मारे गए घोड़ों और सारथी वाला रावण रथहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध मतलब गुस्सा से अंधा हुआ, पागल हुआ। जब आदमी बहुत गुस्सा जाता है तो वह एक अंधे व्यक्ति की तरह हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि गुस्सा से एकदम रावण अंधा हो चुका कि अरे एक पक्षी होकर के और मुझे पावरलेस कर दिया। ये मतलब हुआ कि कुछ ही क्षणों बाद मतलब एकदम क्षण भर में, थोड़ी देर के बाद क्रोधांध रावण, गुस्सा से पागल हुआ रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है। जटायु पर मतलब प्राण घातक मतलब जान लेने वाला हमला करता है। परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। किंतु पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु उस रावण से अपना बचाव करके और फिर उस पर चोंच से प्रहार करते हैं। मतलब अगेन एंड अगेन ही वाज अटैकिंग ऑफ रावण। ठीक है, वो हारते नहीं है, अपने अंतिम सांस तक रावण से लड़ते हैं सीता को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो पक्षी श्रेष्ठ जटायु कौन है? पक्षियों में श्रेष्ठ है। ठीक है, पशुओं में श्रेष्ठ कौन है? अब मैं थोड़ा सा पूछ रही हूँ, पशुओं में श्रेष्ठ कौन है? मैम अश्व। अश्व। हे भगवान, पशु मैम शेर। शेर। तब जंगल का राजा कौन है? शेर, सिंह। सिंह। ये सब तो तुम्हारा जीके का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, लेकिन पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु। ठीक है, जटायु। तो उस पर बार बार प्रहार करते हैं। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक रावण के मतलब हर हिस्से को, पहले तो रथहीन तो हो ही जाता है रावण। ठीक है, उसके बाद भी वो उससे लड़ते रहते हैं, क्योंकि पक्षी तो आकाश में उड़ सकता है, मनुष्य तो नहीं। ठीक है, तो वो रावण जो है और जटायु लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, और अंतिम सांस तक वो जटायु जो है रावण से लड़ते रहता है, उसके हर हिस्से को छिन्न भिन्न कर देते हैं ताकि सीता उनके चंगुल से हट जाए। ठीक है, लेकिन रावण क्या करता है, अपनी बाएं तरफ सीता को एक तरफ गोद में उठाता है और दूसरे दाहिनी भुजा से जटायु पर प्रहार करता है और उनको मार डालता है। तो उसी का वर्णन है। तो फिर से देखिए, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं, उसके बाएं भाग की दसों भुजाओं को छत विछत कर देते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके बावजूद रावण जो है वह अंत में और आग बबूला हो जाता है गुस्सा से, और फिर लास्ट में अंत में वो क्या करता है कि सीता को जटायु को मार डालता है। लेकिन जटायु अंतिम सांस तक सीता को बचाने की कोशिश करते हैं और सीता को बचाने के क्रम में जटायु की मृत्यु हो जाती है। यही सार हुआ। ठीक है, वीडियो देखना, मैंने तो बता दिया, अपने से भी पढ़ना। ठीक है, इस चैप्टर का मान लो आया कहानी लिखने के लिए, सार लिखने के लिए आया। ठीक है, तो अब सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। पहला श्लोक। ठीक है, अब इसी को जो सार मैंने बताया, यह इस चैप्टर में 1 से लेकर के 11 श्लोक तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो सा
तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता। ये सा किसके लिए आया? पहला श्लोक में सा किसके लिए आया तुम लोग बताओ? मैम सीता के लिए। सीता के लिए। सीता के लिए। हाँ, तो सा मैम, मतलब सीता के सीता। तदा तब करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता। सुदुखिता, सु गुड सेंस में होता है, तो यहाँ सीता बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी सीता। करुणा विलपंती, करुणा वाचा, विलपंती मीन्स रोती हुई, बिलखती हुई। ठीक है, सुदुखिता में सुदुखित पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और स्त्रीलिंग में टाप लगकर सुदुखिता हुआ, और विलपंती में अंगीप लगा। ठीक है, रोती हुई। तो वह सीता कब? जब उनको रावण उठाकर ले जाने लगा। यहाँ से शुरू हुआ है, रावण हरण कर लिया है और सीता को वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से रथ पर लेकर के जा रहा है, पुष्पक विमान से। तो चूंकि सीता अब क्या करेगी, कोई सीता को बचाने वाला नहीं है, तो सीता बहुत दुखी होती है। वही बहुत ज्यादा दुखी सीता रोती बिलखती हुई करुणा भरी नजरों से, ठीक है, तब ददर्श वनस्पति गतम गृद्धम, ददर्श आयत लोचना। वनस्पति गतम गृद्धम, जंगल में रहने वाले गिद्ध को, अर्थात यहाँ पर जटायु जो है, जटायु कौन है? गिद्ध है। ठीक है, तो पेड़ पर बैठे हुए, पेड़ पर सोए हुए जटायु को ददर्श आयत लोचना, जटायु को करुणा भरी नजरों से देखी। आयत लोचना मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली। आयत लोचना का क्या मतलब हुआ? कैसी सीता? जिस सीता की आंखें बड़ी बड़ी थी। तो बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जब, फिर से देखिए, जब सीता को रावण उठाकर ले जाने लगा, ठीक है, तो अब सीता किस बचाव में इधर उधर देखने लगी, तो देखती है कि जटायु को कि पेड़ पर सो रहे हैं। तो इसलिए अपने बचाव में बड़ी बड़ी आंखों वाली वह सीता जोर जोर से रोती बिलखती हुई, बहुत ज्यादा जो दुखी थी, जोर जोर से रोती बिलखती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता पेड़ पर सोए हुए जटायु को तब देखी। देखी मतलब करुणा भरी नजरों से देखी कि आप आइए, मैं मुसीबत में हूं और मुझे बचाइए। ठीक है, अब जोर जोर से कोई रो रहा है तो कोई कितना भी घोर नींद में सोया रहेगा तो कान तक तो आवाज जाएगी ही। ठीक है, ये मीनिंग हुआ। तो फिर से एग्जैक्ट मीनिंग, सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। ददर्श मीन्स देखी, तो आयत लोचना सा सुदुखिता, तदा सा सुदुखिता विलपंती करुणा वाचो वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श। उसके बाद, तदा मतलब तब, अर्थात उसके बाद। उसके बाद कब? किडनैप होने के बाद। ठीक है, तो तब बड़ी बड़ी आंखों वाली वह सीता बहुत ज्यादा दुखी होकर के रोती बिलखती हुई करुणा भरी वाणी से, ठीक है, करुणा भरी नजरों से पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को अर्थात जटायु को देखी। ठीक है, अब यहाँ पर वाचः मतलब हुआ वाणी से, समझ गए? अविलपंती रोती हुई, सुदुखिता बहुत ज्यादा दुखी। ठीक है, करुणावाचः, करुणा मीन्स करुणा भरी, और वाचा मीन्स, मैम हाँ, बिलपंती का अर्थ ये नहीं हो सकता है बिलपना? अरे तो बिलपना तो वही ना हुआ, बिलखना, विलाप। जब जैसे कोई आदमी जब बहुत जोर से, बहुत ज्यादा दुखी होता है, देखता नहीं है कि वो बिलख बिलख कर रोता है, एकदम हो सकता है।
ठीक है, बिलख बिलख कर रोता है ना। तो यहाँ पर चूंकि सीता असहाय है, रावण उस किडनैप कर लिया है, ठीक है, तो रावण के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने के लिए सीता इधर उधर देख रही है कि कोई तो आकर के मुझे इसके चंगुल से छुड़ाए। हाँ, ठीक है। अब इसके पहले का तो जान ही रहे हो कहानी, जान रहे हो ना, भिखारी का रूप धारण करके आया वनवास में। जब सीता राम के साथ गई थी तो लक्ष्मण भी थे, तो राम जब जंगल गए तो लक्ष्मण को सीता के सुरक्षा में छोड़ कर गए। इस बीच रावण क्या किया था? उधर राम को के पास सोने का हिरन, सीता का क्या डिमांड था? सीता का क्या डिमांड था? सोने का मैम हिरन वो करने के हिरन लिए। चाहिए था। हाँ, सोने का हिरन चाहिए था। तो रावण पहले क्या किया? मैम उसका नाम मारीच था। हाँ, इसीलिए तो हम तुम्ही लोग से पूछ रहे हैं, मारीच था। हाँ, तो राम उसके पीछे पीछे गए, सोने के हिरन के पीछे मैम रावण मैम अपना भेष बदल के ऋषि बनकर आए थे। ऋषि बनकर आया, ठीक है। मैम उसके पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को भटकाने के लिए आवाज निकाली। दिया मतलब किसी भी तरह से रावण तो को वहाँ पे लक्ष्मण रेखा, हाँ बोलो, पढ़ने का यही तरीका है कि जानना। लक्ष्मण रेखा खींचा था तो हाँ बोलो। सीता जी सीता जी को को लगा लक्ष्मण जी कि मना कोई किए थे कि राम मत क्रॉस करिएगा कोई लाइन को। सीते सीते करके उन्हें बुला रहा है वन में, तो मैम वो लक्ष्मण को भेज दी। इसके बाद फिर रावण यहाँ आ गया ऋषि का रूप धारण करके, तो बोली लक्ष्मण गए भी तो, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच के गए। इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण का महत्व दिया गया कि ये लक्ष्मण रेखा है, इससे क्रॉस नहीं करना है, इससे क्रॉस करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये प्रोवर्ब है ना, जैसे तुम्हारे डिसिप्लिन के लिए ही अनुशासन, कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो क्रॉस करेगा तो आदमी मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन जो क्रॉस करता ही है लोग तो मुसीबत में पड़ता है, ठीक है। तो जब सीता लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गई है ना, और रावण फिर उनको हरण कर लिया, ना वहां राम थे ना लक्ष्मण। हाँ। सीता को डराया था कि अगर तुम रेखा पार करके मुझे भोजन देने नहीं आओगी तो मैं तुम्हें पति को श्राप दे दूंगा। हाँ, ठीक है, तो जान ही रहे हो। तो उसका इसमें खाली यहाँ पर खाली सीता, रावण और जटायु का वर्णन है 11 श्लोक में, कि सीता जब किडनैप कर लिया रावण सीता को, तब रावण सीता क्या करती? पुष्पक विमान से ले जाने लगा, ठीक है, आकाश मार्ग से। तब अब सीता देखी कि क्या करें, तो पहले वो क्या करती की? हाँ, जब जटायु भी उसको नहीं बचा पाए तो आगे वो क्या करते गई? अपना जितना भी गहना जेवर था सब गिराते हुए गई, साड़ी का आंचल फाड़ कर गिराते हुए गई ना, ताकि निशान देते हुए। हाँ, निशान देते हुए गई, ताकि मेरे पति मतलब ये समझ जाए कि मैं इस रास्ते से, रावण मुझे उठा कर ले गया है ना। और वही हनुमान जो है, अंगूठी उनको मिलता है ना, उस अंगूठी को राम देते हैं, अंगूठी को लेकर के हनुमान जी जाते हैं लंका पार करके, और सीता पेड़ पर, सीता एकदम मतलब गुमसुम और उदास बैठी हुई है अशोक वाटिका में। तो अब वहां पर चारों तरफ पहरा भी है। ये तो बात की बात है, उसका इसमें वर्णन नहीं है, है ना। इसमें यही वर्णन है कि जटायु सीता को बचाने के लिए अपना प्राण भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी सीता को नहीं बचा पाते। शुरुआत यहाँ से है कि सीता को रावण उठा कर ले गया है, अब सीता असहाय है, तो वह जोर जोर से रोती भी लगती है पहला श्लोक में, और इधर उधर देखती है कि कोई आकर के हमें बचाए। तो जटायु पेड़ पर सोए हुए हैं, सीता के जोर जोर से जो विलाप, उनके करुण क्रंदन को, रुलाई को सुनते हैं, ठीक है। तब फिर उनकी नींद टूटती है, और ऐसे देखते हैं कि आखिर में कहाँ से आवाज आ रही है। अभी पहला श्लोक में भी इतना ही है कि रोने की आवाज को सुनते हैं, तो देखते हैं कि एक करुण क्रंदन, इतना हृदय विदारक क्रंदन, रुलाई की आवाज कहाँ से आ रही है, ये वर्णन है, ठीक है।
ये पहला श्लोक में। फिर दूसरा श्लोक में और अंत हो जाता है कि अपने अंतिम सांस तक जटायु जो है वो रावण के चंगुल से सीता को बचाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते हैं और रावण उनको मार डालता है। यहीं तक है। लेकिन आगे मतलब ये कहानी जब बता रहे हैं तो बजरंगबली हनुमान क्या करते हैं, वहां तो चूंकि पहरा है तो अशोक वाटिका के ऊपर से बैठ करके और धीरे से अंगूठी गिरा देते हैं। और जब सीता, राम की अंगूठी है ना, जब सीता देखती है कि अरे क्या गिरा, देखती है अरे ये तो राम की अंगूठी है। ठीक है, तो फिर ऊपर देखती है, फिर वो नीचे आते हैं, अपना परिचय देते हैं। आया समझ में? तो इस चैप्टर में बस सीता किडनैप हुई है और रावण और जटायु के बीच में सीता खूब जोर जोर से रो रही, दुखी होकर के कि कोई उनको आकर बचा ले। और पेड़ पर सोए हुए जटायु को उनकी सीता की करुण क्रंदन सुनाई देती है, तो जाते हैं सीता को बचाने के लिए रावण के पास। और इस बीच रावण और जटायु में युद्ध होता है। ठीक है, रावण रथहीन हो जाता है, सारथी भी मर जाता है, घोड़ा भी मर जाता है और रथ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर जमीन पर आकर के रावण और जटायु की लड़ाई होती है। लेकिन रावण क्या करता है, बाएं हाथ, चूंकि सीता भी साथ में है तो सीता को बाएं गोद में ले लेता है, एक श्लोक में इसका भी वर्णन है। ठीक है, और दाहिने हाथ से जटायु से लड़ाई करता है। लेकिन जटायु अपने रावण के हर हिस्से को छिन्न भिन्न कर देते हैं, फिर भी सीता को नहीं बचा पाते हैं और अंत में रावण बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और जटायु को मार डालता है। यही सार है। ठीक है, पहला श्लोक हो गया ना क्लियर? यस मैम। ठीक, यस मैम। ददर्श का पर्याय हो जाएगा अपश्यत। मान लो क्वेश्चन दिए कि ददर्श इति अपश्यत इति पदस्य स्थाने श्लोके किम पदम आगतम। तो श्लोक तो है संधि से, है ना, श्लोक तो संधि से रहेगा। तो क्या लिखोगे? अब एक में रहेगा ए ददर्श, ददर्शायत लोचना, बी ददर्श, सी ददर्शया, डी आयत लोचना। तो आंसर क्या होगा? ददर्श। तो मीनिंग जानोगे तब ना। आप समझ गए किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? यस मैम। मैम इधर ग्रामर चैप्टर का ही रहेगा मैम, अलग से नहीं आएगा। नहीं, ठीक है, तो अलग से समझो कि वो सब पढ़ना है, तब तो आ ही गया तुम्हारा, इसमें अलग से नहीं आएगा। ठीक है, अलग से आपको बोले स्टोरी पढ़िए, स्टोरी दोनों का अभी मैंने बताया ना, आया कि कहानी लिखिए लेसन 11 का अपने शब्दों में। मैम 5 मार्क्स में स्टोरी लिखने आ सकता है मैम, और क्या आ सकता है? तो बोले तो हम शॉर्ट स्टोरी को संस्कृत में लिखेंगे या हिंदी में? हिंदी में। संस्कृत में लिख सकते हो कि नहीं? तुमको लघु लिख निबंध सकते हैं, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, तो हिंदी में लिखना। मान लो अब तुम हमसे अभी पूछ रहे हो, हम तो बताए, क्वेश्चन तो नहीं बता देंगे, नहीं ना। हम टाइप बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हिंदी में मान लो अभी तुमसे पूछे, जल्दी से एक बच्चा बोलो, तो टाइम भी हो गया है, जल्दी से इसी का सार बोलो, जल्दी बोलो। इस चैप्टर का इसी का जटायु